गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। सेल डिवीज़न दो प्रकार का है, माइटोसिस और मियोसिस, और ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि माइटोसिस की आवश्यकता क्यों है और मियोसिस की आवश्यकता क्यों है, और ये कितनी स्टेप्स के अंदर पूर्ण होता है, उसकी जो लिविंग बॉडी जो है, जीव के जो शरीर है, उसके अंदर इसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो, व्हाट इज़ द सेल डिवीज़न और वाई डू सेल्स डिवाइड एंड वाई इज इम्पोर्टेंट टू मी। यानी कि सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न क्यों होता है, सेल्स क्यों डिवाइड होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सेल डिवीज़न में जनरली अपन देखते हैं कि जो कोई सेल है वो विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित बढ़ जाती है। एक बॉडी के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है। बॉडी में विभिन्न दो प्रकार की कोशिकाओं को अपन मेनली देख सकते हैं, सोमेटिक सेल्स और जर्मिनेटिव सेल्स। सोमेटिक सेल्स वे कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, और इन कोशिकाओं का में बार बार विभाजन होने से ही जो बहुकोशिकीय जो शरीर है उसका निर्माण होता है। जबकि जनन कोशिकाएं जर्मिनेटिव सेल्स, उनके द्वारा गेमेट्स का निर्माण किया जाता है, युग्मकों का निर्माण किया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करती है, तथा इनके निषेचन, युग्मकों के निषेचन के उपरांत जो जाइगोट बनता है वो पुनः द्विगुणित कोशिका होती है, डिप्लॉइड सेल्स होती है, और उसी के अंदर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जो जंतु है, उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस दो विभाजन की दो अलग अलग जो है प्रकार है, जिसमें माइटोसिस के अंदर जो है शरीर की जो कोशिकाएं जो विभाजित सोमेटिक सेल्स विभाजित होती है, और मियोसिस के द्वारा जो जेनेटिक सेल्स डिवाइड होती है। देखते हैं कि माइटोसिस जो है उसके अंदर कितनी फेजेस पाई जाती है, कौन सी प्रावस्था होती है। हालांकि ये एक अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, और किसी कोशिका के अंदर ये जो फेज है वो एक के बाद एक कंटिन्यूस होती है, और बॉडी के अंदर बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं जो लगभग एक साथ ही डिवाइड होती है, तो उनके अंदर अलग अलग फेजेस जो हैं वो अलग अलग टाइम के अंदर वो फेजेस देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी कोशिकाएं जो है इन चार जो फेजेस है उनसे गुजरती है, लेकिन ये सारी जो फेजेस है सब कोशिकाओं में समान रूप से चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कि माइटोसिस जो है उसकी बेसिक जो फेज है उसके अंदर निम्नलिखित जो फेजें हैं वो देखते हैं: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज जो है वो दो कोशिकाओं के विभाजन का अंतराल होता है। मतलब कि इस इंटरफेज के अंदर कोशिकाएं अपने विभाजन की तैयारी करती है, और एसएच कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस जैसी कोई प्रोसेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये जो इसकी जो मेन फेजेज होती है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवाइडेशन होता है, जैसे कि अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इंटरफेज जो है, कोशिका विभाजन की जो इंटरफेज है वो सबसे लंबी अवधि की जो है प्रावस्था है। इसमें जो कोशिकाएं अपना विभाजन का अधिकांश जो समय है वो इसके अंदर व्यतीत करती है, और इसके दौरान जो कोशिका के विभाजन के लिए आवश्यक जो मटेरियल है, प्रोटीन्स है या और भी जो पदार्थ है जैसे डीएनए है, आरएनए है आदि जो पदार्थ है, वो उसका जो सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सब इसी इंटरफेज स्टेज के अंदर किया जाता है। इंटरफेज जो स्टेज है उसकी जो बेसिक जो है चार स्टेजेस देख सकते हैं अपन: G1, S, G2 और M। जो जीवन फेज है उसको अपन ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, और ये सेल साइकिल की जो है इंटरफेज की प्रथम उपावस्था है, जिसके अंदर विभिन्न पदार्थों का जो है सिंथेसिस किया जाता है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस इस दौरान किया जाता है। मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो इस दौरान जीवन फेज के अंदर किया जाता है, और इसे ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। सेकेंड जो फेज है उसको अपन बोलते हैं एस फेज, और इस एस फेज के अंदर जो है डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन किया जाता है, और किसी कोशिका के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, लेकिन वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े होने के कारण एक ही दिखाई देती है, लेकिन उनके अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए है वो दुगनी मात्रा के अंदर उपस्थित होता है। तो जो एस फेज है वो सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें जो डीएनए है उसका मेनली रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए बनाया जाता है, तथा साथ ही अन्य जो पदार्थ है उनका भी सिंथेसिस इस दौरान किया जाता है। थर्ड फेज है G2 फेज, इसको ग्रोथ 2 फेज भी कहते हैं। इसमें जो है कोशिका जो है उसकी ग्रोथ होती है, और
आगे की जो एम फेज़ है उसके लिए जो सारी तैयारियां हैं वो G1 फेज़ के अंदर ही कर ली जाती है। तो उनको जो कोशिका है इस फेज़ के अंदर ये चेक किया जाता है G2 फेज़ में कि क्या जो कोशिका के अंदर उपस्थित जो जेनेटिक मटेरियल है वह उसका रेप्लिकेशन पूरी तरह से हो चुका है, क्या उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मलिटी या किसी टाइप का म्यूटेशन तो उपस्थित नहीं है। उसके बाद ही जो कोशिका है वो आगे की ओर बढ़ती है और एम फेज़ के अंदर एंट्री करती है। तो एम फेज़ और एस फेज़ के बीच में जो G2 फेज़ है उसके अंदर एक चेक पॉइंट उपस्थित होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या कोशिका पूर्णतः विभाजित होने में सक्षम है, क्या डीएनए का रेप्लिकेशन अच्छी तरह से हो चुका है या किसी भी प्रकार का डिफेक्ट या जेनेटिक लेवल के ऊपर उपस्थित तो नहीं है। ये सब होने के बाद में एम फेज़ है वो आती है। एम फेज़ जो है वो मेनली डिवीज़न की फेज़ होती है जिसके अंदर 4 फेजेस के जो है पूर्णतः 2 कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है और बनने वाली जो कोशिका है वो पुत्री कोशिकाएं कहलाती है। यानी कि डिवीज़न फेज़ के द्वारा जो मुख्य कोशिका है जो पितृ कोशिका उसका विभाजन होने के बाद में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखते हैं इसकी पहली जो स्टेज है वो है प्रोफेज स्टेज। क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है वो क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है और ये क्रोमेटिन एक धागों के रूप में पाई जाने वाली जो है जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। प्रोफेज के दौरान इस जो क्रोमेटिन है उसमें कंडेंसेशन की क्रिया होती है। कंडेंसेशन की क्रिया होने से क्या होगा कि ये गुणसूत्रों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन प्रोफेज के अंदर गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं और जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और प्रोफेज के अंत तक लगभग जो डीएनए है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूर्णतः अनुपस्थित हो जाती है, पूर्णतः डिग्रेड कर दी जाती है और जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स के रूप में परिवर्तित हो चुका होता है। इसमें देख सकते हैं अपन कि जो क्रोमोसोम्स इस तरीके से उपस्थित होता है जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड जो है वो दिखाई देते हैं। और फिर देखते हैं मेटाफेज कि प्रोफेज के अंदर जो क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम्स के अंदर परिवर्तित हो गया था, ये जो क्रोमोसोम्स है मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। मतलब कि किसी कोशिका की मध्य अवस्था में जो मिडिल जो लाइन है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं, वो मेटाफेज का मुख्य करैक्टर होता है। और इस दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि सेंट्रियोल के डिवीजन से बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स इनके जो मेटाफिजिक जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सेंट्रोमियर से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अपन ये प्याज की जो है उसके अंदर देख सकें कि ये वास्तविक जो है मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर ये जो सेल है उसके अंदर मेटाफिजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स है वो एक लाइन के रूप में व्यवस्थित है। यहाँ पर भी ये जो सेल है मेटाफिजिक स्टेज के अंदर जिसके अंदर स्पिंडल एपरेटस को अपन देख सकते हैं। एनाफेज जो थर्ड स्टेज है वो एनाफेज स्टेज है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की तरफ खींचना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब कि जो सेंट्रियोल है जो सेंट्रोमियर है, गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र जो एक ही गुणसूत्र था वो 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है और विपरीत ध्रुवों की तरफ गुणसूत्र चलना प्रारंभ कर देते हैं। विपरीत ध्रुवों की तरफ गुणसूत्र का गमन प्रारंभ हो जाता है। और एनाफेज स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम विभिन्न आकृति के जे शेप, एल शेप, यू शेप, वी शेप दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है उसको क्या बोलते हैं उसको स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा विपरीत ध्रुवों की तरफ खींचा जाता है। तो एनाफेज स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ लगभग पहुंच चुके होते हैं। जैसे अर्ली एनाफेज के अंदर ये मेटाफिजिक प्लेट से जो क्रोमोसोम्स है विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं, इसको अर्ली एनाफेज जो बोलते हैं। और इसमें स्पिंडल फाइबर्स स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। और एनाफेज के जो लास्ट स्टेज जो है उसके अंदर गुणसूत्र जब विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच चुके होते हैं तो टीलोफेज का स्टार्ट होता है। टीलोफेज के अंदर बहुत ही सिंपल स्टेज है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंचे हैं उनके बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना प्रारंभ हो जाता है। टीलोफेज की मुख्य पहचान ये होती है कि किसी कोशिका के अंदर 2 जो न्यूक्लियस है वो उपस्थित आपको दिखाई देंगे, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होना प्रारंभ हो जाती है। और टीलोफेज के अंत में जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूर्णतः बन चुकी होती है और साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है उसका प्रारंभ हो जाता है। और ये कोशिका जो है लगभग साइटोकाइनेसिस के नियर बाई होती है, यानी कि अब इसमें साइटोकाइनेसिस है वो स्टार्ट होने वाला ही होता है। तो ये जो है
इसमें जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो अलग अलग प्रकार से है। जैसे जो प्लांट सेल है मेटाफिजिक जो सेल है उसके अंदर सेल प्लेट का निर्माण होता है, जो कि सेंट्रीपीटल क्रम के अंदर बनती है, यानी बाहर से अंदर की ओर जो सेल है वो प्लेट है उसका निर्माण होता है, और जिससे जो कोशिका के बीचों बीच दोनों केंद्रों के बीचों बीच एक प्लेट का निर्माण हो जाता है, और कोशिका जो है दो स्पष्ट कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। देख सकते हैं अपन, जिसमें ये बीच में सेल प्लेट का निर्माण हुआ है, और इसमें जो दो न्यूक्लियस है वो एक ही सेल के अंदर जो दिखाई दे रहे थे वो विपरीत दूरों की तरफ पहुंच चुके होते हैं, और इनके अंदर जो सेल प्लेट है उसके निर्माण होने से ये दो जो पुत्री कोशिका हैं उसके अंदर बन जाती है। ये दो सेल्स जो है वो बन चुकी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माइटोसिस है, तो हम रियलाइज करें माइटोसिस को, तो इसमें इंटरफेस होती है जो तैयारी की फेस होती है, और बाकी जो डिवीजन फेस होती है जिसको कि एम फेस के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर 4 उपरास्ताएं होती है: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। और इन चारों स्टेज से गुजरने के उपरांत जो प्रत्येक जो है क्या बोलते हैं उसको, पेरेंट जो सेल्स है वो पुत्री कोशिकाओं के अंदर बदल जाती है। थैंक यू।